सामाइन आप हमारे प्रोग्राम फोन फ्रेंड में शामिल हो सकते हैं। कॉल कीजिए 051-2233-444। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपको बहुत से पुराने जो अटैक्स हो चुके हैं दहशतगर्दी के, जो आईडी से रिलेटेड हैं, उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। आज जो हमने आपके लिए इंसिडेंट सिलेक्ट किया है आपसे शेयर करने के लिए, वो इतवार के रोज 3 अप्रैल 2011 में हुआ था। ये 40 किलोमीटर दूर डेरा गाजी खान से सखी सरवर का मजार था। शाम 5 बजे का वक्त था। उर्स अपने जोर पर था और लोगों का हजूम बढ़ता जा रहा था। एंड इसी वक्त 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अपने आप को एक्सप्लोड करने की कोशिश की। सबसे पहले बॉम्बर को पुलिस चेक पोस्ट पर रोक लिया गया, लेकिन उसने अपने आप को वहीं पर फाड़ दिया। सबसे ज्यादा जो तबाही हुई वो इसी बॉम्बर की वजह से हुई। दूसरा बॉम्बर नजर बचाकर किसी तरह सीढ़ियों तक पहुंच गया था मजार की, उसने अपने आप को उसी जगह पर फाड़ा। तीसरा बॉम्बर गलती से एक औरत के साथ टकराया और उसके हाथ से हैंड ग्रेनेड गिर गया। उस औरत की शोर की वजह से ना जाने कितनी और जानें बच गईं, क्योंकि पुलिस ने उस लड़के पर फायरिंग शुरू कर दी और वो वहीं गिर गया और अपनी सुसाइड वेस्ट फाड़ नहीं सका। इस लड़के को पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले गई और इस लड़के की वजह से बहुत मालूमात और भी हासिल हुई। ये अटैक बाजौर एजेंसी में प्लान किया गया था। ये तीनों लड़के जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, ये तीनों के तीनों नॉर्थ वजीरिस्तान से इनका ताल्लुक था। अटैक से 2 दिन पहले ये तीनों लड़के अल मदीना होटल फरीदी बाजार में ठहरे थे। इन तीनों लड़कों का ताल्लुक नॉर्थ वजीरिस्तान के एक स्कूल से था। पहले बॉम्बर का नाम इस्माइल जो कि 16 साल का था, दूसरा बॉम्बर उमर 18 साल का था और तीसरा बॉम्बर जिसका नाम फिदाई था जो कि जिंदा पकड़ा गया वो 15 साल का था। इस अटैक में 51 लोग मारे गए और 120 से ज्यादा जख्मी हुए थे। सामाइन, अब हमारी एक कॉल आ रही है, तो चलिए चल के देखते हैं कौन हमसे बात करना चाहता है। हेलो जी, कौन बोल रहा है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं गुलरेज बात कर रहा हूँ कराची से। जी गुलरेज साहब, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा, फोन अ फ्रेंड। और मेरे भाई होते हैं सवात में अरबाज खान। जी जी। तो जिस तरह आपने ये टिप्स बताई प्रोग्राम में और इतने अच्छे अच्छे मशवरे आपने दिए कि लोगों को अवेयर किया कि मतलब वो अपनी हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं, तो जिस तरह के हालात KPK में है, खैबर पुख्तनख्वा में, हमारे इलाके में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस हवाले से अपने भाई को बता सकूँ। जी जरूर, हम आप नंबर मुझे बताइएगा उनका, हम उनको कॉल करते हैं। जी 0946 745 748। ओके जी, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, हम उनसे भी कॉल मिलाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अरबाज साहब बोल रहे हैं? जी अरबाज बात कर रहा हूँ। अरबाज, हम रेडियो प्रोग्राम फोन अ फ्रेंड से बात कर रहे हैं। आपके भाई हैं गुलरेज खान जो कराची में होते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप बात करना पसंद करेंगे? क्यों नहीं जी। गुलरेज, आप अरबाज से कोई बात करना चाहते हैं? आपको उनकी आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। अरबाज संगी ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप गुलरेज, अब आप बताएंगे कि आप अरबाज को क्या बात बताना चाह रहे थे, आप उनको क्यों इस प्रोग्राम में लेकर आए हैं, उनसे क्या बात करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो ये प्रोग्राम जरूर सुने, क्योंकि आप जो टिप्स बता दी हैं तो उससे जो दहशतगर्दी के हवाले से जो अवेयरनेस है कि आप अपनी हिफाजत किस तरह कर सकते हैं, तो मेरे भाई जो है अरबाज, तो वो अच्छी तरह से अवेयर होंगे इस वजह से। जी अरबाज, आपने गुलरेज की बात सुनी और मुझे यकीन है कि अब आप हमारा प्रोग्राम सुनेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम बहुत आपको अच्छी टिप्स दे रहे हैं और स्पेशलिस्ट को बुलाकर बात कर रहे हैं कि आम शहरी जो एक है वो किस तरह अपने और अपने खानदान की हिफाजत कर सकता है। तो आई होप कि आप ये प्रोग्राम सुनेंगे अब हमारा, या नहीं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आज के बाद जो आपका जो प्रोग्राम है हम सुनेंगे, और जो बाकी लोग हैं इसको भी बताएंगे कि इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं इसको जरूर सुनें। बहुत शुक्रिया गुलरेज साहब, और बहुत शुक्रिया अरबाज साहब, बहुत शुक्रिया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सामाइन, हमारे प्रोग्राम फोन अ फ्रेंड में हम आपकी मुलाकात अपने सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट से करवाएंगे। मेजर सनाउल्लाह ने 14 साल स्पेशल सर्विसेज में गुजारे और इसके बाद 8 साल पुलिस में। आजकल ये एक स्पेशल सिक्योरिटी फर्म में काम कर रहे हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। मेजर सनाउल्लाह, आप हमें ये बताइए कि ये आईडी क्या चीज होती है? आईडी अंग्रेजी का एक मुखफ़िफ़ है, इससे मुराद होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस।
इसको उर्दू में फिल बदी धमाका खेज आला भी कह सकते हैं। ये दरअसल एक गैर कन्वेंशनल या गैर रवायती लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला बम है। ठीक है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आप जब भी देखेंगे कि जब भी गैर रवायती जंग होगी उसमें ये इस्तेमाल होगा। जब दो मुल्कों की लड़ाई होती है उसमें ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब गैर रवायती जंग से मराज ये है कि एक ताकतवर है और एक कमजोर है, तो ताकतवर रवायती हथियार इस्तेमाल करता है और जो कमजोर अपने आप को महसूस करता है वो गैर रवायती तरीके इस्तेमाल करता है। इसलिए वो इम्प्रोवाइजेशन की तरफ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई उसकी अप्रोच नहीं है कि वो किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ले सके। उसने जो कुछ बनाना है वो घर पे बनाना है, तो इसलिए वो इम्प्रोवाइज करता है चीजों को। ठीक है, यानी कि घर में जो चीजें अवेलेबल हैं जी, उनसे ये जमा करके बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? आपने खुद बताया कि ये जो लोग ये बेसिकली होता ये है कि मैं वो आज कर दूं कि ये गैर रवायती जंग जब होगी जी, उसमें ये कमजोर का हथियार है या एक उस बंदे का, उस ग्रुप का हथियार है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, ये वो इस्तेमाल करते हैं। और अब अगर हम चाहें कि ये इस्तेमाल ना हो तो फिर उसका वही होगा कि उनके अंदर जो सेंस ऑफ महरूमी का एहसास है उसको खत्म कर दिया जाए, तो वो ये इस्तेमाल बंद हो जाएगा। अच्छा, इस आईडी की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या कहानी है इसकी? आईडी इस्तेमाल तो बहुत पहले से हो रही है, लेकिन पहली दफा जब किताबों में या रेडियो पे या मीडिया में जो लफ्ज आया वो आयरलैंड की वॉर में, जब आयरिश रिपब्लिकन आर्मी इंग्लिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी उस वक्त ये शुरू हुआ। अच्छा। तो ये 70s में लफ्ज शुरू हुआ, लेकिन जो आईईडीज थे इनका इस्तेमाल इससे पहले हो रहा था। इसकी जब आप तारीख देखें तो सबसे जो जिसको टेररिस्ट के हिसाब से सुनहरी दौर कहना चाहिए वो है वियतनाम वॉर। अच्छा। वियतनाम की वॉर में एक तरफ अमेरिकी थे, दूसरी तरफ वियतकांग गोरिल्लाज थे। अमेरिका दुनिया की एक इंतहाई उस वक्त ताकतवर मुल्क था, तो उसके पास तो तमाम रिसोर्सेज थे, लेकिन जो वियतकांग थे गोरिल्लाज उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने ये शुरू किया वियतनाम में, जिसमें वो ट्रेनों को डिरेल करते थे, इनकी गाड़ियों को तबाह करते थे, इनके जो लोग थे उनको खत्म करते थे। फिर उसके बाद जब आप मशरिक़ वस्ता में देखते हैं तो एक तरफ इसराइल था, दूसरी तरफ फलस्तीनी थे, तो फलस्तीनियों ने भी इसमें काफी काम किया। और चूंकि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक दफा थोड़ा सा अगर लोग बम बनाना सीख लें तो उसमें जो तब्दीलियां हैं या उसकी जो बेहतरी है वो की जा सकती है। ठीक है। इब्तिदा में जो थे वो एक खाम किस्म के होते थे। मसलन मैं मिसाल दूंगा कि एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा, एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून की कर दी है, आप इधर से वो बटन दबाएंगे, ट्रांसमिट होगा, वो फट जाएगा। उसका हल ये निकला कि एक बेराज ट्रांसमीटर आ गया, वो तमाम पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज पे ट्रांसमिट करेगा, तो जहां भी बम लगा हुआ है वीआईपी से या फंक्शन से पहले वो इलाका आप स्कैन कर लेंगे। अब दहशतगर्दों ने ये सोचा कि इसका हल निकाला जाए, तो उन्होंने एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज बनाया, यानी एक कोड बना दिया कि एक फ्रीक्वेंसियां चुन ली, वो उसी सीक्वेंस से जब ट्रांसमिट होंगी तो वो बम फटेगा। इसलिए वो अब जरा और मुश्किल हो गए। सही। अच्छा, ये बताइए, एक आम शहरी को क्या कहना चाहिए जिससे आप लोगों की, ये जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे बचाव में लगे हुए, उनकी मदद हो सके? उसके लिए यही है कि दुनिया के तमाम ममालिक में जब आपको तलाशी के लिए या आपको आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए रोका जाता है तो लोग बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं और उनको एहसास होता है कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये रवाज पड़ गया है कि अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी या सिक्योरिटी ऑफिशियल आपको रोकता है और आइडेंटिटी पूछता है तो हमारा फौरी तौर पे इस्तेकाक मजरू होना शुरू हो जाता है। इनको चाहिए कि उनके साथ तावन करें और वो जो मालूमात लेना चाहते हैं वो उनको मुहैया करें, और इससे उनका भी वक्त बचेगा और जो सिक्योरिटी पे बंदा खड़ा हुआ है उसका भी काम हो जाएगा। जी, खास तौर पर हमने देखा है जो चेक पॉइंट जगह जगह शहरों में बने होते हैं, तो उस पर काफी अक्सर कुछ होते हैं जो बड़े तमीज से दिखाते हैं अपनी गाड़ियां। और ये इंसानी फितरत है कि जो बंदा पिछले 6 घंटों से खड़ा हुआ है उसका जो मूड है या उसका जो काम करने की सलाहियत है या उसकी जो ज़हनी कैफियत है वो कई लोग उसको ऑफेंड कर चुके हैं। जी बिल्कुल। तो उसको अगर आप भी ऑफेंड करेंगे तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी ज्यादती होगी। सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे सामीन को इतनी सारी आगाही दी और हमें उम्मीद है कि हमारे दोस्त जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन में भी जरूर इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया आपका। सामीन, उम्मीद है कि आपने हमारे मेहमानों की बातों से बहुत कुछ सीखा होगा, जैसे कि चेक पोस्ट पर ताउन कीजिए क्योंकि ये आप ही की हिफाजत के लिए वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरा ये कि किसी भी मशकूक चीज या शख्स को देखने पर पुलिस को रिपोर्ट जरूर कीजिए। मजीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो है www.aman.pk, या फिर विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज
facebook.com/aman in Pakistan। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जिंदगी के सफर में जो प्यारे हमसे बिछड़े वो याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं। जिंदगी के सफर में जो प्यारे हमसे बिछड़े वो याद आ रहे हैं, 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 वो याद आ रहे हैं। मंजिलों के करीब आ गए थे, अज़्म के जगमगाते दिए थे, बढ़ के चलती थी खुशियाँ वहाँ पर, मिल के जाते थे हम सब जहाँ पर, हंसते हंसते जो साथी हमारे हमसे बिछड़े वो याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं। आग और खून का खेल रोको, कुछ तो सोचो ए बेदर्द लोगों। है कोई रोती है लखते जिगर को, कोई महरम कोई उजड़े घर को, करके बे आसरा जो सहारे हमसे बिछड़े वो याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं। जिंदगी के सफर में जो प्यारे हमसे बिछड़े वो याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं, वो याद आ रहे हैं। कोई घर अब उजड़ने न दूंगा, जुल्म जालिम को करने न दूंगा। कोई घर अब उजड़ने न दूंगा, जुल्म जालिम को करने न दूंगा। प्यार है मुझको इंसानियत से, इसका सड़कों पे मरने न दूंगा, मरने न दूंगा, मरने न दूंगा। वहशतों की साजिशों में जो सारे हमसे बिछड़े वो याद आ रहे हैं, वो याद आ